हाय गाइस, वेलकम बैक टू कल्टंश। आज की ये स्टोरी आरुषि की है। पुणे के एक जनरल हॉस्पिटल में अभी कुछ साल पहले आरुषि ने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। आरुषि की ड्यूटी जिस मैटरनिटी विंग में थी, उसके सबसे अपोजिट एंड पर था एक सील्ड वार्ड 6A, विच वॉज कंसिडर्ड एज अ टैबू प्लेस। उस एरिया से सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया था, तो यूजुअली वहां आने जाने की कोई नीड नहीं होती थी। एग्जैक्ट रीजन अननोन था, बट उस वार्ड के अराउंड रूमर्स बहुत सारे थे। किसी को रात में वहाँ किसी के लोरी गाने की आवाज़ सुनाई देती थी, और कई बार स्टाफ ने वार्ड के अंदर से आते हुए खून लगे फुटप्रिंट्स देखे, जो हॉल के बीच आकर अचानक रुक जाते थे। आरुषि को इन सब बातों से डर ज़रूर लगता था, बट वो हमेशा अपने साथ एक हनुमान जी का लॉकेट ज़रूर रखती थी। आरुषि को 2 महीने हो चुके थे, और एक दूसरी इंटर्न मेघा, ये दोनों साथ काम करते करते क्लोज फ्रेंड बन चुके थे। वो मैटरनिटी विंग रात को अजीब तरह से खामोश हो जाता था। बस कभी कभी कोई पेशेंट रो देता या कोई सीनियर सिस्टर पेट्रोलिंग करती दिखती। कुछ दिन बाद एक रात को आरुषि एक वार्ड के पास से गुजर रही थी, जिसमें कुछ घंटे पहले एक डिलीवरी हुई थी। उस लेडी ने एक क्यूट सी बच्ची को जन्म दिया था। गुजरते वक्त उस न्यूली बॉर्न बेबी के रोने की आवाज आरुषि को सुनाई दी। आरुषि रुक गई। एकदम से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। वो आवाज आरुषि को उसके साथ हुए 2 साल पहले एक इंसिडेंट की याद दिला रही थी। वो भी ठीक ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मशीन्स की आवाजें, और नर्स ने उससे एक ही सवाल पूछा था, देखना चाहती हो? पर आरुषि हाँ नहीं कर पाई, जिस बात का आज तक उसको पछतावा होता है। शायद एक बार देख लेती तो खुद को इतना खाली महसूस ना करती। आरुषि भी एक बच्ची को जन्म देने वाली थी, बट उसके पति और ससुराल वालों ने सही वक्त नहीं है और करियर खराब हो जाएगा, ये कहकर उस बच्ची को मरवा दिया। लेकिन आरुषि जानती थी असली वजह अल्ट्रासाउंड में मेंशन वो डिटेल थी, फीमेल फीटस। उसकी सास ने फोन पर उसके हस्बैंड से सिर्फ इतना कहा था, तुम्हें पता है ना कि हमें लड़का ही चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद आरुषि ने अपने आप को संभालने के लिए, और इसीलिए कि शायद एज अ नर्स वो जो उसके साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ होने से बचा लेगी, सो उसने ये जॉब करने का डिसीजन लिया। आरुषि का उस टाइम अबॉर्शन के लिए हाँ कहने का डिसीजन उसको अंदर से खाली कर चुका था, और आज वार्ड 6A के अंदर से आ रही रोने की आवाज़ उस खालीपनी में गूंज रही थी। ज्वाइनिंग के लगभग 3 महीने बाद आरुषि एज यूजुअल अपनी नाइट शिफ्ट पर थी। हमेशा की तरह आज भी वो विंग पूरा शांत था, ना कोई हलचल ना कोई आवाज। आरुषि बैठे हुए कभी कोई किताब पढ़ते हुए या कभी फोन चलाकर टाइम काट रही थी। बीच बीच में वो रूटीन विजिट पर जा रही थी। दिन में एक पेशेंट की हालत थोड़ी खराब थी, सो अभी आरुषि को उसका भी अच्छे से ध्यान रखना था। फिलहाल दैट पेशेंट वॉज आउट ऑफ डेंजर। 1 बजे वो अपनी रूटीन विजिट से वापस आ चुकी थी। देन कुछ देर के लिए उसकी आंख लग गई, बट हमेशा की तरह वो लगभग 2:30 बजे जागकर फिर से विजिट पर निकल गई। और अभी थोड़ी ही देर हुई थी, वो हर एक वार्ड में जाके देख रही थी, और पेशेंट्स को जो भी प्रॉब्लम हो रही थी या जो कुछ भी था, शी वॉज मैनेजिंग ऑल इट। और तभी कुछ 2:55 के आसपास, जब आरुषि उस क्रिटिकल हालत वाले पेशेंट के वार्ड में उसको मेडिसिन दे रही थी, तब उसको एक आवाज सुनाई दी। एक न्यू बॉर्न बच्चे की रोने की आवाज, बहुत धीमी और बहुत दूर से। बच्चों के वार्ड में वैसे भी न्यूबॉर्न्स ही होते हैं, सो इनिशियली शी इग्नोर्ड इट। पर आवाज एक अजीब जगह से आ रही थी, वो सील्ड वार्ड 6A के डायरेक्शन से। आरुषि जानती थी कि वो एरिया बंद है और वहां कुछ नहीं है, ना कोई आता है ना जाता है, बट द क्राइम कंटिन्यूड। और जब वो थोड़ी देर के लिए कॉरिडोर के ग्लास पैनल के पास गई, उसने देखा एक छोटा सा ब्लड लाइक हैंडप्रिंट पैनल पर लगा हुआ था। शी फ्रोज। उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे वो दाग वहां आता। फिर ये हैंडप्रिंट आया कहाँ से? जब वो वार्ड 6A के थोड़ा और पास पहुंची, उस आवाज को सुनते हुए अंदर पूरी डार्कनेस थी, और अब वो आवाज कहीं गायब हो चुकी थी। वार्ड पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन शेडोज नॉर्मल नहीं थे। कॉरिडोर की डिम लाइट्स में आरुषि को वार्ड के अंदर एक अडल्ट औरत का शेडो इंक्यूबेटर पर झुका हुआ दिख रहा था। जब उसने ध्यान से देखा, इंक्यूबेटर खाली था, सिर्फ कुछ पुराने कपड़े जो हल्की हवा में हिल रहे थे। तभी इंक्यूबेटर के ग्लास के अंदर से एक छोटा सा इन्फेंट हैंड
जैसा टैप करने लगा। साथ में हल्की-सी आवाज़, जैसे किसी को बुला रहा हो। वो बहुत डर गई। भागकर सीधा रात को ही घर वापस चली आई। जब आरुषि वहाँ से भागती हुई बाहर जा रही थी, तब उसके कान के बिल्कुल पास एक मराठी विस्पर सुनाई दी। "माझी मुलगी शिवाला नहीं।" मतलब माय डॉटर नेवर लिव्ड। आरुषि फ्रीज हो गई। अगले दिन लीव लेकर उसने कुछ कलीग से बात करी। उस हॉस्पिटल में ऐसे रूमर्स और इंसिडेंट बहुत होते ही रहते थे, जो कि मोस्टली इग्नोर ही कर दिए जाते थे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और 2-4 दिन रेस्ट एंड रिकवर के बाद आरुषि ने दोबारा काम पर जाना शुरू किया। उस रात के बाद लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं और अब आरुषि और उसके साथ मेघा, इन दोनों को 2 दिन की कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी दी गई थी। वो दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपस में हल्की बातचीत चल रही थी और ये पहली रात नॉर्मली ही बिना किसी दिक्कत के कट गई। पर अगली रात उस विंग में स्टाफ थोड़ा कम था, ऊपर से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कट हो चुकी थी। विंग के एंट्रेंस साइड पर ये दोनों एक काउंटर पर बैठे हुए थे, हल्की नींद में, बट रूटीन विज़िट के लिए दोनों ही थोड़ी-थोड़ी देर में जाग रहे थे। और इनसे थोड़ी डिस्टेंस पर कुछ स्टाफ मेंबर्स थे जो कि सो रहे थे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और उनका कोई ख़ास काम भी नहीं था। कुछ टाइम बाद ये दोनों फिर से रूटीन विज़िट पे थे और एक लास्ट वाले वार्ड में थे, जिसके जस्ट आगे ही एक शार्प टर्न लेते ही वो रेस्ट्रिक्टेड वार्ड था। पेशेंट को अटेंड करते हुए इन दोनों को किसी इक्विपमेंट की नीड थी, जो खराब हो चुका था। तो वो दूसरे किसी विंग से वो इक्विपमेंट लेकर उस रूम में वापस आने लगे। लगभग 3 बज के 10 मिनट हो रहे थे और सडनली कॉरिडोर का टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो चुका था। ये दोनों पेशेंट अटेंड करके बाहर आए। आसपास और कोई भी नहीं था। कुछ स्टाफ के लोग विंग के एंट्रेंस की साइड पर थे, जो कि अभी भी सो ही रहे थे। और तभी उनके पीछे वार्ड 6A के अंदर से ही कुछ गिरने की दबी हुई आवाज़ आई, जो ज़्यादा दूर तक नहीं, बस जहाँ वो खड़े थे, वहीं तक आई। वैसे भी विंग के एंट्रेंस और इस एंड के बीच काफ़ी डिस्टेंस था। बीच में एक शार्प टर्न भी था, तो आवाज़ बाहर बैठे हुए स्टाफ मेंबर्स तक नहीं पहुंची। आवाज़ सुनते ही आरुषि और मेघा एक दूसरे को देखने लगे। आरुषि ने जोर से आवाज़ लगाकर बाहर सो रहे स्टाफ को बुलाने की कोशिश की, पर डिस्टेंस की वजह से आवाज़ पहुंची ही नहीं। तभी फिर से किसी भारी मेटल की चीज़ के गिरने की आवाज़ उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया से आई। दोनों काफ़ी डर चुके थे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी थी चेक करने की। आरुषि ने सोचा शायद एमडी की परमिशन से कोई स्टाफ अंदर गया होगा, तो वो आगे बढ़े। टर्न लेते ही वार्ड 6A सामने था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ, जबकि नॉर्मली हमेशा लॉक रहता था। जैसे ही वो पास पहुंचे, दरवाज़ा हवा से थोड़ा और खुल गया। अंदर पूरी डार्कनेस। मेघा ने जोर से पूछा, "कौन है? क्या हो रहा है यहाँ?" कोई जवाब नहीं। आरुषि ने फोन की टॉर्च जलाई और दोनों धीरे-धीरे वार्ड के अंदर बढ़ने लगे। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक हल्की सी बदबू फील होने लगी, जो कि मोस्टली मॉर्चरी में और डेड बॉडीज के अराउंड आती है। टॉर्च की रोशनी में धीरे-धीरे इधर-उधर देखते हुए इन दोनों को उस वार्ड में कुछ पुराने रस्टी बेड्स दिखे, जिनकी बेडशीट पर सूखे हुए ब्लड के दाग पड़े हुए थे। वार्ड की दीवारों का पेंट पील हो चुका था। कुछ आईवी स्टैंड्स बेड के पास और कुछ ज़मीन पर गिरे पड़े हुए थे। शायद वो मेटल के गिरने की आवाज़ उन्हीं गिरे हुए आईवी स्टैंड्स की थी। और एक बहुत ही स्ट्रेंज बात ये थी कि वार्ड के अंदर एक कॉर्नर में कुछ अजीब सा तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक रिचुअल का सेटअप बना हुआ था। कुछ जानवर का सड़ा हुआ मांस या फिर कुछ तो अजीब सा फ्लैश था वो। बहुत ही ज़्यादा गंदगी और डिकम्पोज होते हुए एनिमल स्केलेटल रिमेन्स भी थे। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी साल पहले यहाँ कोई भयानक रिचुअल किया गया हो, जिसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया हो। मेघा ने ज़ोर से आवाज़ लगाकर पूछा, "कौन है और क्या हो रहा है यहाँ?" बट एकदम डेड साइलेंस था वहाँ। हल्की सी आहट को महसूस करके आरुषि ने अपने पीछे लेफ्ट साइड की तरफ टर्न किया और वहां पर एकदम कॉर्नर में, जहां काफी डार्क अंधेरा था, इनफैक्ट टॉर्च की रोशनी से भी उस कॉर्नर में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, उस तरफ थोड़ा आगे बढ़कर देखने पर इन्हें सिर्फ एक बेड दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक प्रेग्नेंट औरत लेबर पेन में लेटी हुई थी।
उसके हाथ बेडशीट को पूरी ताकत से पकड़े हुए थे। उँगलियां काँप रही थीं। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। मेघा ने काँपती हुई आवाज़ में धीरे से पूछा, "मैडम, आप ठीक हो? और यहाँ किसने एडमिट किया आपको?" उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक दर्द भरी स्क्रीम के साथ वो रोने लगी। उसका पेट टाइट हो रहा था। लेबर पेन साफ दिख रहा था। आरुषि बिल्कुल पैनिक हो चुकी थी। उसने कहा, "इस वार्ड में पेशेंट अलाउड ही नहीं है। आपको यहाँ कौन लाया?" वो मेघा का हाथ पकड़कर पीछे मुड़ी बाहर से स्टाफ को बुलाने के लिए, और तभी इन्होंने देखा कि वार्ड का दरवाजा बंद है, जबकि लॉक होने की आवाज तक नहीं आई थी। दोनों भागकर दरवाजे का हैंडल खींचकर खोलने का ट्राई करने लगे, बट दरवाजा नहीं खुला। उस औरत की ब्रीथिंग और तेज हो गई। वो हांफने लगी थी। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, "प्लीज।" आरुषि ने उसकी तरफ देखा। औरत की आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे, जैसे वो कई दिनों से सोई ही ना हो, और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी, जैसे उसका सारा ब्लड ही सूख चुका हो। और फिर उस औरत ने मराठी में कुछ कहा, जिसका मतलब था कि उन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर दी। मेघा डर कर और अग्रेसिवली दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी और हेल्प के लिए चीखने लगी, पर तभी अचानक से एक जोर की चीख के साथ उस औरत ने अपनी ही नाखून से अपना पेट बीच में से फाड़ना शुरू कर दिया। इतनी बेरहमी से, बट स्टिल शायद उसको दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था, और उस पेट से निकलता हुआ ब्लड पूरे बेड पर फैलने लगा। और फिर उस लेडी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जो कि ऑलरेडी डेड थी। शायद शायद उसके पेट में ही उसकी मौत हो चुकी थी। अचानक उस औरत ने रोना चीखना सब बंद कर दिया। बिल्कुल साइलेंस। फिर वो बेड पर बैठ गई, और अब ये देखकर मेघा को चक्कर आने लगे, और ये दोनों ही वॉमिट करने लगे थे। और तभी आरुषि ने देखा, औरत ने अपनी नाइट गाउन को पकड़ा और अपने पेट से निकली हुई अम्बिलिकल कॉर्ड को अपने ही नेक के अराउंड लपेटना शुरू किया। आरुषि वॉमिट करते हुए चिल्लाती है, "रुको!" और वो भागते हुए उस औरत की तरफ जाने लगी। पर तभी अंधेरे में फ्लोर पर गिरे हुए आईवी स्टैंड पर आरुषि का पैर फंसा, और वो सीधे नीचे गिर गई। उसके पैर पर मेटल से स्क्रैच लग गया और ब्लड निकलने लगा। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब औरत ने उसकी तरफ देखा, और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द दिख रहा था, और ये दिख रहा था कि वो कितनी हेल्पलेस है। और बस उसके नेक के अराउंड फंसी हुई अम्बिलिकल कॉर्ड को बेड के ऊपर खड़े होकर उसने उस अम्बिलिकल कॉर्ड को ऊपर पंखे से लटकाया, और सिर्फ एक बार बेड को जोर से झटका मारा, और बस एक बहुत ही डिस्टर्बिंग गर्दन के बोन्स क्रैक होने के साउंड के साथ उसकी बॉडी हवा में लटक चुकी थी। पैर झटक रहे थे, और नीचे फ्लोर पर खून धीरे धीरे फैल रहा था। उसी खून के साथ वो छोटी सी डेड बच्ची अभी भी माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई लटक रही थी। दैट सीन वॉज लिटरली हॉरिबल। आरुषि की आंखों के सामने सब कुछ डार्क हो गया। मेघा की सांस अटक गई, और दोनों वार्ड के बीच में ही बेहोश होकर गिर गए। आरुषि के कान में एक ही बात गूंजने लगी, "आता तुमची पाली आहे।" मतलब, अब तुम्हारी बारी है। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट आई। किसी को आइडिया ही नहीं था आरुषि और मेघा कहाँ हैं। सबको लगा नाइट शिफ्ट के बाद घर निकल चुके होंगे, पर थोड़ी देर में उनके कॉलीग्स के पास पेरेंट्स के कॉल आने लगे। आरुषि और मेघा दोनों के घर वाले परेशान थे। सिक्योरिटी से पूछा गया, पता चला वो दोनों अभी तक बाहर निकले ही नहीं। तुरंत पूरे विंग में चेकिंग शुरू हुई। एमडी और आरुषि का हस्बैंड सब मौजूद थे वहां। तभी वार्ड के अंदर से उन दोनों के रोने की और दर्द में करहाने की आवाज आने लगी। सब लोग भागकर वहां पहुंचे। देखा, वार्ड खुला हुआ है। सिर्फ एमडी और आरुषि का हस्बैंड कार्तिक ही अंदर जाकर दोनों को लेकर आए। आरुषि के पैर से खून बह रहा था। दोनों पैनिक और एंजाइटी में थे। सीधा फर्स्ट एड के लिए रूम में ले जाया गया। वो दोनों हड़बड़ी में सब बताने का ट्राई कर रहे थे, पर शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। थोड़ी मेडिसिन्स दी गईं, धीरे-धीरे दोनों शांत हुए, और जब थोड़ा कंट्रोल आया, दोनों रोने लगे थे। देन उस रात जो हुआ, उन्होंने सब कुछ बताया। इस हॉस्पिटल में आरुषि की जॉब उसकी शादी के बाद उसके हस्बैंड कार्तिक के जान-पहचान के थ्रू लगी थी। हॉस्पिटल का एमडी कार्तिक का काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ बचपन का दोस्त है, और इस हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बाद इमीडिएटली मेघा ने तो रिज़ाइन ही कर दिया, और वो सीधे गाँव ही भाग गई।
उसने कोई एक्शन भी नहीं लिया, कोई कंप्लेंट नहीं की और आरुषि के साथ बिल्कुल अलग ही ट्रीटमेंट हुआ। कार्तिक और एमडी ने उसे समझाया, बहलाया और धीरे-धीरे प्रेशर डालकर उस इंसिडेंट को भुला देने पर मजबूर किया। जॉब छोड़ने की बात पर सीधा मना कर दिया। उसको ऑफर करी एक अच्छी खासी पेड सिक लीव और पूरा मामला चुपचाप दबा दिया गया। जब आरुषि ने सीसीटीवी फुटेज मांगी, तो पता चला रेस्ट्रिक्टेड जोन के आसपास कोई एक्टिव सीसीटीवी है ही नहीं। एमडी ने काफी पहले किसी अननोन रीजन के नाम पर वहां के कैमरास परमानेंटली बंद करवा दिए थे। उस रात वो औरत आई कहाँ से, सुबह गई कहाँ, वार्ड के अंदर ब्लैक मैजिक का सेटअप क्यों था, किसी के पास जवाब नहीं था। ना ही आरुषि को कभी सवाल उठाने दिया गया। पर आरुषि को इतना महसूस हो रहा था कि उसका हस्बैंड, उसकी सास और एमडी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद कुछ टाइम बीता, आरुषि ने जॉब कंटिन्यू की। फिलहाल उसकी ड्यूटी वार्ड 6A वाले विंग से कहीं और ही शिफ्ट कर दी गई थी। बट अभी भी आरुषि को थोड़ा बहुत डर लगता रहता था। कार्तिक काफी स्ट्रेंजली केयरिंग बन गया। सास हर छोटी बात पर नजर रखने लगी। उनका ये केयरिंग नेचर केयर कम बल्कि कड़ी निगरानी ज्यादा फील हो रही थी। फिलहाल आरुषि की मेंटल स्टेट काफ़ी बिगड़ने लगी थी। उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स सफ़र करने पड़ रहे थे और आए दिन उसको अजीब-अजीब से सपने आते थे, जिसमें उसे वही औरत दिखती थी, जो उसे कभी हार्म करते हुए नहीं दिखती थी, बल्कि उसकी खुद की सफरिंग्स दिखती थी उन सपनों में, कि वो औरत कितना दर्द झेल रही है, उसकी बच्ची मरी हुई हालत में है और मोस्टली इन सपनों से उसको फ़ील होता था कि वो औरत आरुषि को किसी चीज़ के लिए वॉर्न कर रही है और कुछ कहना चाह रही है या मे बी हेल्प माँग रही है, बट आरुषि समझ ही नहीं पा रही थी। फिलहाल कार्तिक ने किसी अच्छे थेरेपिस्ट से रेगुलर अपॉइंटमेंट ले ली थी, आरुषि की इन सब प्रॉब्लम से डील करने के लिए। और देखो, आरुषि के ससुराल वाले काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप हैं। तो जब आरुषि के इस हॉन्टेड एक्सपीरियंस और उसके बाद के सारे ट्रॉमा और उन ड्रीम्स के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चला, तो वो काफ़ी परेशान होकर आरुषि को किसी बाबा तांत्रिक के पास ले जाकर नज़र उतारवाने के लिए और झाड़-फूँक करवाने के लिए कह रहे थे। बट आरुषि की मदर इन लॉ और कार्तिक उसे और उसके पेरेंट्स को मैनिपुलेट करके, बहला-फुसला के और थेरेपी का बहाना बना के किसी भी बाबा के पास जाने से रोक ही लेते थे। कुछ टाइम बीता और अचानक कार्तिक ने खुद से बच्चे के लिए प्लान करने का डिसाइड किया। आरुषि काफ़ी शॉक थी। अचानक से कार्तिक खुद बच्चे के लिए कह रहा था, क्योंकि जब भी आरुषि कहती थी, तो पहले बहुत लड़ाई होती थी और वो मना ही कर देता था। वो प्रेग्नेंट हुई, घर में खुशी का माहौल था और हॉस्पिटल में भी एमडी ऑलरेडी जान-पहचान के चलते पहले भी काफ़ी पर्सनली अच्छे से बिहेव करता था आरुषि के साथ और उसको स्पेशल टाइप ही रखता था। एंड नाउ जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसका वो फ्रेंडली और एक ऐसा नेचर सामने आ रहा था जैसे वो कोई फैमिली मेंबर ही है आरुषि का। जब से प्रेगनेंसी का पता चला था, तब से आरुषि को वो अजीब-अजीब से वार्ड 6 से और उस औरत के सपने और ज़्यादा आने लगे थे, जिसमें शायद एक अजीब-सा मैसेज छुपा होता था। सपनों में सबकॉन्शियसली कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हमें दिखते हैं, जो इनडायरेक्टली किसी बात को दर्शाते हैं और ये कुछ स्पेसिफिक सपने आरुषि को इस बात की तरफ इशारा कर रहे होते थे कि उसको कहीं से भागना है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। एक टाइम पीरियड 6 महीने का, ये उसको बार-बार सपने और रियलिटी में नोटिस होता रहता था। इनफैक्ट अब तो उसके दिमाग में चीज़ें इतनी भर चुकी थीं कि उसको ऐसा फ़ील होने लगा था कि उसका हस्बैंड ही उसकी सास के साथ मिलकर उसको मारने वाला है। बट आरुषि क्लियरली कुछ समझ नहीं पा रही थी कि बात है क्या? एंड रियलिटी कार्तिक और मदर इन लॉ बहुत केयर कर रहे थे उसकी, अच्छे से बात कर रहे थे, स्टिल शी ऑलवेज़ फेल्ट समथिंग ऑफ। पर धीरे-धीरे कुछ टाइम बीता और 6 महीने पूरे होने से बस कुछ टाइम पहले अचानक आरुषि की बेचैनी, पैनिक अटैक्स और सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ना तो थेरेपिस्ट कुछ कर पा रहा था, ना ही मेडिसिन्स। आँख बंद करते ही उस औरत का चेहरा, एक डर, अजीब-सी फीलिंग उसको बार-बार आए जा रही थी। और तब आरुषि ने चुपके से अपनी मदर को कॉल करके सबके बारे में बताया और कहा कि 6 महीने होते ही कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। पता नहीं क्यों उसकी गट फीलिंग उसे ऐसा बताने की कोशिश कर रही है। सपनों में भी 6 महीने का ज़िक्र कई बार होता आ रहा है पिछले काफ़ी समय से और ससुराल वालों का ये बिहेवियर बहुत अजीब है। कुछ तो छुपा रहे हैं वो। तो वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी करके कुछ मदद करने की कोशिश करें। अब डायरेक्टली तो वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कार्तिक तुरंत रिफ्यूज़ कर देगा।
और फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो उसकी मदर कहती हैं कि ठीक है, थोड़ा टाइम दो, वो लोग कुछ कोशिश करके देखते हैं। उन्होंने किसी बाबा से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें स्टार्टिंग से लेकर करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करी। जिसके बाद सबसे पहले बाबा ने एक छोटा-सा मंत्र दिया और कहा कि इसका तब जाप करना जब भी बेचैनी या भय महसूस हो, और ये उसे और उसके बच्चे को किसी भी बुरी नज़र या शक्ति से लड़ने में मदद करेगा। और रही बात उन सपनों की, उस औरत के और उस वार्ड वाले इंसिडेंट की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सब कुछ न कुछ इशारा कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपस में जुड़े हैं, तो इसे समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए वो बाबा एक उपाय बताते हैं। उन्होंने कहा, आज रात सोने से पहले भले ही कितनी भी ठंड लगे, पर बिल्कुल ठंडे पानी से नहाते हुए इस एक मंत्र का 108 बार जाप करना, और फिर कमरे में पूरी तरह से रोशनी, खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद करके अकेले सोने की कोशिश करना। ध्यान रहे कोई डिस्ट्रैक्शन आसपास ना हो, किसी भी तरीके का मोबाइल या टीवी का प्रयोग ना किया जाए, और सोने से पहले मन में बस उस औरत का ध्यान करते हुए उससे कहने की कोशिश करना कि तुम जो कहना चाहती हो, बताना चाहती हो, मेरी विनती है तुमसे कि तुम सब कुछ साफ-साफ कहो। क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है या मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कृपया मुझे बताओ। फिलहाल ये सारी बातें और मंत्र सब कुछ चुपके से आरुषि की मॉम ने उसको कॉल पर बता दिया और सब समझा भी दिया। लकीली कार्तिक किसी काम से सिटी से बाहर गया हुआ था, तो रात को रूम में आरुषि अकेले ही सोने वाली थी। एंड देन जैसे उन बाबा जी ने बताया था, आरुषि ने ठीक वैसा ही किया, और आधी रात को जब वो बिल्कुल गहरी नींद में थी, तब आरुषि को एक भयानक सा सपना आया, जिस पर उसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस सपने में वही हॉस्पिटल, वही विंग और वही वार्ड 6A, और इस बार उस सपने में सब कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे किसी बात का फ्लैशबैक हो। आरुषि ने देखा, उसका हस्बैंड कार्तिक, उसकी मदर इन लॉ और हॉस्पिटल का एमडी तीनों उस वार्ड में खड़े थे। बीच में एक ऑपरेशन टेबल थी, उस पर वही प्रेग्नेंट औरत तड़प रही थी और उसको किसी जानवर की तरह बांधा गया था। एमडी ने कहा कि 6 महीने हो चुके हैं, अब समय रहते हमें हमारा रिचुअल कर लेना चाहिए। उस वार्ड के कोने में काले धागे, खून से बने हुए सिंबल्स, तंत्र मंत्र का भयानक सेटअप, जानवरों के मांस, उनके स्कल्स रखे हुए थे, और एक टिपिकल हॉन्टेड ब्लैक मैजिक का सेटअप बनाया गया था। एमडी कुछ पढ़ रहा था, कार्तिक के हाथ कांप रहे थे, और वो तीनों बड़े ही क्रीपी तरह से खुश थे। एमडी ने उस औरत के ही हाथों से उसके पेट को फाड़ना शुरू कर दिया। वार्ड के कॉर्नर में आरुषि की सास ने आग जलाई, जिसमें वो बार बार कुछ मंत्र पढ़ते हुए एशेस फेंक रही थी। क्लियरली समझ आ रहा था कि वहां कुछ तो सैक्रिफिशियल रिचुअल किया जा रहा है। कुछ ही देर में एमडी उस औरत का पेट फाड़ चुका था। अंदर से एक मरी हुई बच्ची निकली, जिसे देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए, गुस्से में आ गए, जैसे एक लड़की एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, और शायद वो जो करना चाहते थे वो सब कुछ बीच में ही खत्म हो गया है। आरुषि की सास ने कहा कि तुझे एक काम करना था, हमें एक लड़का ही तो देना था, तू भी जिंदा रहती और हमारा भी काम हो जाता, पर तू ऐसा नहीं कर पाई, और हमारी गलती हो गई कि हम बिना चेक करे तुझे इस रिचुअल के लिए ले आए। पर कोई बात नहीं, अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। वो औरत अभी भी हल्की बेहोशी की हालत में थी और मराठी में कह रही थी कि तुम सब जानवर हो, तुम्हारी ये तंत्र विद्या कभी नहीं हो पाएगी, तुमने मेरी बच्ची को मारा है, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, एक दिन अंत होगा तुम्हारा। और ये सब कहते हुए एग्जैक्टली उसी तरीके से उसने अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को गले में फंसाकर पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली, और उन लोगों ने जरा सी भी कोशिश नहीं की उसे बचाने की या उसे रोकने की। और लटकते हुए जब उसके पैर कांप रहे थे, तब आरुषि के कानों में एक ही आवाज गूंजने लगी, जो थी, अब तुम्हारी बारी है, संभल जाओ। आरुषि एक झटके में नींद से उठ गई। पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, सांस फूल रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ जैसे बच्चा भी बेचैन हो रहा है। कुछ बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। उसने इमीडिएटली उसी समय अपनी मम्मी को कॉल करके ये सब बताया, तो उन्होंने कहा तू परेशान मत हो, हम सुबह होते ही बाबा के पास फिर से जाएंगे और उन्हें सब बताकर मदद मांगेंगे। फिलहाल सुबह हुई, आरुषि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और अब उसे अपनी मदर इन लॉ पर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसका डर उसे सच होता नजर आ रहा था।
लेकिन अभी भी काफ़ी सवाल थे जिनके जवाब अधूरे थे। उस दिन आरुषि ने घर से निकलकर हॉस्पिटल जाना ही ज़्यादा बेटर समझा। सब देखकर पूछ रहे थे कि बहुत परेशान लग रही है, बट आरुषि ने कुछ नहीं बताया। वो बस वेट कर रही थी कि उसके पेरेंट्स बस जल्दी से उन बाबा जी को सब बता दें और वो कुछ मदद करें। फिलहाल वो समझ चुकी थी कि वो औरत आरुषि की मदद ही करना चाहती है और उसे बचाना चाहती है। और तभी आरुषि को कुछ याद आया। जिस रात वो वार्ड 6A के अंदर थी और वो इंसिडेंट हुआ था, उसने एक चीज़ नोटिस की थी, जिसे वो भूल ही चुकी थी। उस बेड पर जिस पर वो औरत लेटी हुई थी, वहाँ पर एक फाइल रखी हुई थी। अब पता नहीं क्यों पर आरुषि को लग रहा था कि शायद उस फाइल में कुछ तो छुपा है। तो वो इमीडिएटली सबसे छुपते-छुपाते उस वार्ड में बिना डरे घुसने की कोशिश करती है। दरवाज़ा लॉक्ड था, उसने एक रूम से किसी भारी सी चीज़ को उठाया और उस ताले को तोड़ दिया। थैंकफुली किसी को आवाज़ नहीं पहुँची क्योंकि सुबह के समय ऑलरेडी बहुत शोर होता है और सब लोग उस रिस्ट्रिक्टेड कॉर्नर से बहुत ज़्यादा दूर भी थे। वो अंदर गई, देखा वो फाइल अब वहाँ नहीं है। उसे लगा शायद उस एमडी ने वो फाइल गायब कर दी होगी, पर तभी उसे ध्यान आया, उस औरत के पंखे से लटकते वक़्त दिखा था कि बेड को धक्का लगने से वो फाइल रूम में कॉर्नर में गिर चुकी है। तो उसने उस तरफ देखा और फाइल वहीं पड़ी हुई थी। फाइल के कवर पर लिखा था इमरजेंसी फीमेल वार्ड 6A। पेशेंट का नाम काट दिया गया था, लेकिन सरनेम साफ दिख रहा था, ओझा। कार्तिक का सरनेम ओझा ही है। आरुषि के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोली, प्रेगनेंसी 6 मंथ, फीटस जेंडर फीमेल, कॉज ऑफ डेथ नेचुरल डेथ ड्यूरिंग लेबर, डॉक्टर इन चार्ज एमडी हिमसेल्फ। उसी पल आरुषि को समझ आ गया कि वो औरत कार्तिक की पहली वाइफ थी, जिसके बारे में कार्तिक ने आज तक कोई भी जिक्र नहीं किया था। और कार्तिक, उसकी माँ और ये एमडी मिलकर कुछ तो तंत्र मंत्र करना चाह रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि उस औरत के पेट में एक लड़की थी, तो उन्होंने उसे मरने पे मजबूर कर दिया। आरुषि रूम से बाहर आने ही वाली थी कि तभी उसको कार्तिक का कॉल आया। उसकी आवाज़ बहुत काल्म थी। वो बोला, आरुषि मैं सिटी में आ गया हूँ और हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। अभी अल्ट्रासाउंड करवाना है। इस बार ये रिक्वेस्ट नहीं थी, ये कमांड थी। आरुषि ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। ऑलरेडी अब तक शाम हो चुकी थी। शायद कार्तिक ने एमडी से बात कर ली थी। तो आरुषि के बाहर आते ही उसे पता चला कि उसे हर तरफ ढूंढा जा रहा था और एमडी ने उसे बुलाया है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो बिल्कुल फंस चुकी थी। ज़बरदस्ती उसको हॉस्पिटल में ही एमडी ने एक वार्ड में एडमिट कर दिया और अब तक उसकी सांस भी आ चुकी थी, एक अजीब सी खुशी अपने चेहरे पर लेकर। एमडी ने तुरंत आरुषि को एनेस्थीसिया दिया और वो बेहोश हो गई। उसको भागने तक का मौका नहीं मिला। शाम तक कार्तिक आ चुका था। एमडी ने उस वार्ड 6A वाले विंग को पूरी तरह से इवैक्यूएट करवा दिया था। इवन आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल स्टाफ को वापस भेज दिया गया था लीव पर और आरुषि को वार्ड 6A में शिफ्ट कर दिया। कोई भी स्टाफ नहीं था, सिर्फ कार्तिक, उसकी माँ और एमडी। अल्ट्रासाउंड करके इस बार पहले कंफर्म किया गया कि लड़का ही है या इस बार भी लड़की है, और उन्हें पता चला कि लड़का ही है। एमडी के चेहरे पर सुकून था। कार्तिक ने गहरी सांस ली। बस उस रिचुअल की तैयारी शुरू कर दी गई। कुछ देर बाद जब आरुषि को होश आया, तब उसको दिखा कि वो वार्ड 6A में इन तीनों से घिरी हुई किसी रिचुअल के बीच में बंधी बैठी हुई है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो रखा है। धीमी आवाज में वो लोग कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और जब उसको थोड़ा और होश आया, तब उसे अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके पेट पर बड़ा सा कट का निशान है, जिससे अभी भी खून बह रहा है। उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लिया गया था। आरुषि जोर से चीखने की कोशिश कर रही थी, बट उसके मुंह में कपड़ा फंसा दिया गया था। आरुषि ने अपने सामने की तरफ देखा। आग जल रही थी, जिसके सामने एक लोहे का बर्तन रखा गया था। उस बर्तन में खून से सने हुए इन्फेंट की अंडर डेवलप्ड डेड बॉडी थी। इसी मूवमेंट पर अचानक वार्ड के बाहर शोर मचने लगा। पुलिस और आरुषि के पेरेंट्स, दरवाजा तोड़ दिया गया। ब्लैक मैजिक का पूरा सेटअप सामने था। पुरानी फाइल्स, रिचुअल के निशान। एमडी, कार्तिक और सास तीनों अरेस्ट कर लिए गए। आरुषि को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। वो जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए मर चुका था।
एक्चुअली जब आरुषि ने वो फाइल देखी थी, तो कार्तिक का कॉल आने के बाद आरुषि ने वो सबूत और सब कुछ अपनी माँ के पास भेज दिए थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके घर वाले बहुत दूर रहते थे। तो ये पुलिस को सब बताकर उनसे हेल्प लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। पुलिस ने उन तीनों को बुरी तरह से मार-मार कर उनसे सच उगलवाने की कोशिश करी और वैसे भी उस वार्ड में जो कुछ भी हो रहा था, वो अंडर डेवलप्ड फीटस, आरुषि की ऐसी हालत और वो तंत्र-मंत्र पुलिस ऑलरेडी देख ही चुकी थी और समझ गई थी कि ये तीनों के तीनों कोई बहुत बड़े साइको क्रिमिनल्स ही हैं। जब अच्छे से मरम्मत हुई इन तीनों की, तब उन्होंने सारी कहानी उगल दी। तो बात कुछ ऐसी थी कि ये माँ-बेटे और वो एमडी बहुत साल पहले इस शहर में आए थे, किसी गाँव से। वो एमडी पढ़ा-लिखा ज़रूर था, अच्छा डॉक्टर था, बट वो आज भी गाँव की और ऐसी तंत्र-मंत्र जैसी एक नीच सोच में बिलीव रखता था। और ये कार्तिक और उसकी माँ तो थे ही बहुत चर्चित लोग अपने गाँव में, ऐसा काला जादू और सैक्रिफिशियल तंत्र रिचुअल्स के लिए। सब के सब पैसों के लालची थे। इनका मानना था कि ऐसा ग्रूसम सैक्रिफाइस करके इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, समाज में इज़्ज़त मिल जाएगी और बड़े ही विचित्र तरीके के साइको बिलीफ्स थे इनके। जैसे कि रिचुअल के बाद तीनों को कोई मार नहीं पाएगा वगैरह-वगैरह। सो कार्तिक ने एमडी से बात करी और इस रिचुअल के लिए एक ऐसे प्लेस की ज़रूरत थी, जहाँ पर काफ़ी सारे छोटे-छोटे बच्चों की मौत हुई हो और वार्ड 6A की हिस्ट्री कुछ ऐसी ही भयानक ही रही है। वहाँ मोस्टली क्रिटिकल इमरजेंसी केसेस जाते थे और ज़्यादातर इल्लीगल अबॉर्शंस एंड ऐसे कुछ केसेस ही वहाँ हैंडल किए जाते थे और वहाँ 95% डेथ ही हो जाती थी पेशेंट और बच्चे की। तो वो प्लेस परफेक्ट था उस रिचुअल के लिए। अब कार्तिक ने एमडी को मैनिपुलेट कर लिया, वो तैयार हो गया ये सब घिनौने काम करने के लिए। फिर फाइनली कुछ साल पहले आरुषि से पहले कार्तिक ने एक लड़की संध्या को फँसाया। उससे शादी करी, उस लड़की का कोई आगे-पीछे था नहीं, ना माँ-बाप, ना कोई रिश्तेदार और वो गरीब लड़की थी। उसको फँसाया, वो प्रेग्नेंट हुई और इस रिचुअल का रूल था कि जब औरत के पेट में इनका खून 6 महीने का हो चुका होगा, तब ही इस रिचुअल को किया जा सकता है। एंड देन एग्ज़ैक्टली सेम तरीके से रिचुअल की तैयारी की गई, बट वो लड़की निकली, लड़का नहीं था। सो एग्ज़ैक्टली सेम तरीके से संध्या ने सुसाइड कर ली। एक्चुअली इन्होंने कबूल किया कि ये उस लड़की संध्या पे डोमेस्टिक वायलेंस एंड फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज़ भी करते थे। तो एंड में उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। उसे पता था कि इस अधमरी हालत में अगर बाय चांस वो बच भी गई, तो अब ये लोग उसे ज़िंदा लाश बनाकर रख देंगे। तो उसने हार कर सुसाइड ही कर ली। वेल कंक्लूसिवली उन तीनों पर मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़ जैसे और भी चार्जेस लगे और तीनों को हैंग्ड टिल डेथ की सेंटेंस दी गई। ये सब आरुषि के लिए एक ट्रॉमा बन गया। फिलहाल आफ्टर जस्टिस बुरे सपने और सारे प्रॉब्लम्स तो ठीक हो चुके हैं, बट अब आरुषि बहुत नाजुक दिल की हो चुकी है। वो छोटी से छोटी बात का सदमा झेल नहीं सकती। ऑलराइट गाइस, ये थी पुणे के इस हॉन्टेड हॉस्पिटल के भयानक रिचुअल की कहानी। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।